जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न प्रावधानों को देखने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता को 23 चैप्टर जबकि 511 धाराओं में बांटा गया है। 23 चैप्टर और 511 धाराओं में बांटा गया है। इसका जो चैप्टर 1 है, इस पर प्रस्तावना बताई गई है। आईपीसी धारा 1 सेक्शन 1 में बताया गया है कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार में बताया गया है। दोस्तों, जब यह संहिता लागू हुई तो यह जम्मू कश्मीर राज्य छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में यह संहिता संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को लेकर संपूर्ण भारत में लागू है। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 से लागू हुई। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। सेक्शन 3 में बताया गया है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। सेक्शन 4 में बताया गया है दोस्तों कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाएगा तो इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। अर्थात दोस्तों, यदि कोई भारतीय नागरिक है या कोई ऐसा पोत है जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हो रखा है, उस पर कोई अपराध होता है तो उस पर जो नियम कानून होंगे वो आईपीसी के ही लागू होंगे। दोस्तों, सेक्शन 5 में बताया गया है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। सेक्शन 6 संहिता में परिभाषाओं का अपवाद के अध्याधीन समझा जाना। सेक्शन 7 एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय। सेक्शन 8 दोस्तों लिंग के बारे में बताया गया। लिंग जेंडर मतलब होगा पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए जाएंगे दोस्तों, वहाँ हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा। जहाँ पर दोस्तों पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होगा वो चाहे मेल हो या फीमेल, उन सब पर लागू होगा। सेक्शन 9 में दोस्तों वचन नंबर के बारे में बताया गया है। सेक्शन जो 10 है, इसमें दोस्तों पुरुष स्त्री के बारे में बताया गया है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष या उसके ऊपर का। इसी प्रकार दोस्तों जो स्त्री शब्द है वो भी किसी आयु की मानव नारी का घोतक है। अगर पुरुष है तो चाहे बच्चा 1 दिन का हो या उसकी आयु कुछ 60-80 वर्ष कुछ भी हो, वो पुरुष ही कहलाएगा। इसी प्रकार स्त्री का भी है दोस्तों, वो स्त्री ही कहलाएगी, उसकी आयु चाहे जो भी हो। सेक्शन 11 में दोस्तों व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि कोई भी कंपनी होगी या कोई भी समूह होगा या निकाय होगा, वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 12 में दोस्तों जनता के बारे में बताया गया है। लोग का कोई भी वर्ग समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। जो सेक्शन 13 है दोस्तों, ये अब नहीं है, इसे हटा दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। सेक्शन 14 सरकार का सेवक। सेक्शन 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा बताई गई है दोस्तों, ये भी हटा दी गई है। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा बताई गई थी, ये भी अब हटा दी गई है दोस्तों। सेक्शन 17 सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का घोतक है। सेक्शन 18 भारत से के अंतर्गत पूरा संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र आएगा दोस्तों। सेक्शन 19 न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश है, परंतु हर व्यक्ति का भी घोतक है। सेक्शन 20 में दोस्तों न्यायालय के बताया गया है। सेक्शन 21 दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन जो 21 है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। सेक्शन 21 लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी में कहाँ दी गई है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लोक सेवक की परिभाषा दोस्तों सेक्शन 21 में दी गई है। दोस्तों लोक सेवक के अंतर्गत कई अलग अलग बताया गया है कि कौन कौन आएगा, जैसे भारतीय नौसेना है, वायुसेना है या न्यायालय है
ये सभी लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं दोस्तों, वो सभी लोक सेवक के अंतर्गत आ जाते हैं। सेक्शन 22 में दोस्तों चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है दोस्तों, कि चल संपत्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है सेक्शन 22 में। सेक्शन 23 में बताया गया है दोस्तों सदोष अभिलाभ या हानि। सेक्शन 24 बेईमानी करना। सेक्शन 25 दोस्तों, सेक्शन 24 दोस्तों बेईमानी के बारे में बताया गया है। डिसऑनेस्ट, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अवलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो वह कार्य बेईमानी होता है दोस्तों। तो सेक्शन जो 24 है इसमें दोस्तों बेईमानी की परिभाषा बताई गई है। सेक्शन 25 में कपट पूर्वक, जो दोस्तों फराड जो हम कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसके अनुसार दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से करता है तो यह कहा जाता है कि वह कपट पूर्वक किया गया है। सेक्शन 26 में दोस्तों विश्वास करने का कारण। सेक्शन 27 में पत्नी लिपिक या सेवकों के कब्जे में संपत्ति के बारे में बताया गया है। सेक्शन 28 दोस्तों कूटकरण, कूटकरण के बारे में बताया गया है सेक्शन 28 में। कूटकरण का अर्थ होता है दोस्तों कि जो कोई एक चीज़ की नकल बनाता है, दूसरी वैसी चीज़ बनाता है कि जैसे देखने में दोनों चीज़ें एक जैसी लगे, तो यह कूटकरण कहलाता है। सेक्शन 29 जो है इसमें दस्तावेज के बारे में बताया गया है दोस्तों। सेक्शन 30 में मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में बताया गया है। सेक्शन 31 विल के बारे में बताया गया है। विल वसीयत के बारे में दोस्तों बताया गया है। सेक्शन 32 में यहाँ दोस्तों बिल नहीं होगा, सेक्शन 31 में विल होगा। विल वसीयत के बारे में बताया गया है। सेक्शन 32 में कार्य को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल हैं। सेक्शन 33 में कार्य बताया गया है दोस्तों। ये जो सेक्शन 34 है ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सेक्शन 34 दोस्तों, ये सेक्शन 34 सामान्य आशय के बारे में बताया गया है। समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। समान आशय दोस्तों सेक्शन 34 में बताया गया है। कॉमन इंटेंशन के बारे में, तो दोस्तों समान आशय के तत्व भी पूछ लिए जाते हैं। इसके प्रमुख तत्व हैं जो एक आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो, यह समझा जाएगा। धारा 34 जो है इसके अधीन समान आशय का अर्थ है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात हो। समान आशय एवं सामान्य आशय अंतर है दोस्तों। समान आशय और सामान्य आशय में दोस्तों अंतर है। सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि समान आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों समान आशय और एवं सामान्य आशय इन दोनों शब्दों में अंतर होता है, आपको ये दोस्तों जो सेक्शन 34 है ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा आपको। अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 35। जब सेक्शन 35 दोस्तों है इसमें बताया गया है कि जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। सेक्शन 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। सेक्शन 37 कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में। सेक्शन 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। सेक्शन 39 स्वेच्छा। सेक्शन 40 दोस्तों सेक्शन 40 में अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। सेक्शन 40। सेक्शन 41 विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। सेक्शन 41 विशिष्ट विधि बताया गया है, विशिष्ट विधि। सेक्शन 42 स्थानीय विधि। सेक्शन 43 अवैध। सेक्शन 42 में दोस्तों
स्थानीय विधि के बारे में बताया गया है। स्थानीय विधि, स्थानीय विधि वह है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। स्थानीय विधि वह है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। सेक्शन 43 अवैध। अवैध का आशय दोस्तों हुआ है कि जो अपराध हो या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, मतलब विधि द्वारा रोका गया हो, वो कार्य अवैध होंगे दोस्तों। सेक्शन 44 में क्षति के बारे में बताया गया है। क्षति का आशय है किसी व्यक्ति के शरीर, मन या ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से क्षति पहुंचाना। सेक्शन 45 में दोस्तों जीवन के बारे में बताया गया है। जीवन शब्द जो है ये मानव जीवन का घोतक है, यहाँ पे मानव जीवन का घोतक है। सेक्शन 46 में मृत्यु, मृत्यु बताया गया। मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का घोतक है, सेक्शन 46। सेक्शन 47 जीव जंतु, जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का घोतक है। तो सेक्शन 45 जो है दोस्तों ये मानव के जीवन का घोतक है, जबकि 47 मानव से भिन्न जीवधारी का घोतक है। सेक्शन 48 जलयान के बारे में बताया गया है। सेक्शन 49 वर्ष या मास के बारे में बताया गया है। ये वर्ष या मास की गणना जो होती है दोस्तों ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जाती है। सेक्शन 50 में सेक्शन धारा को ही बताया गया है। सेक्शन 51 में शपथ के बारे में बताया गया है दोस्तों। सेक्शन 52 में सद्भाव पूर्वक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार सद्भाव पूर्वक कोई बात सद्भाव पूर्वक या विश्वास से की गई नहीं जाएगी जब सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। मतलब दोस्तों इसमें बताया गया कि अगर कोई बात सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है तो वह सद्भावपूर्वक नहीं कही जाएगी, अगर उसके साथ की गई है तो सद्भावपूर्वक कही जाएगी। तो दोस्तों ये चैप्टर 2 जो था हमारा सेक्शन 52 तक था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।